हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम स्टेनो 2026 की प्रिपरेशन के लिए, स्टेनो 2026 के एग्ज़ाम के लिए स्टेनो 2025 की पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारी सीरीज़ का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे 6 अगस्त की शिफ्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने शिफ्ट 1 नहीं देखी है वो शिफ्ट 1 ज़रूर देखें। और जैसा मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि ज़्यादा बेटर तब होगा जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करें और उसके बाद अपनी गलतियाँ और आपको कैसे सोचना चाहिए था वो देखें। वो अपनी गलतियों को एनालाइज़ करने की कोशिश करें और देखें कि क्या बेटर अप्रोच हो सकती थी। जो भी लोग टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो को देखेंगे वो ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ कर पाएंगे और वो ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर पाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप पहले टेस्ट दो फिर वीडियो देखो। जिनके पास टेस्ट देने का टाइम नहीं है वो वीडियो के थ्रू ही क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्लॉज टेस्ट का। और जब इस क्लॉज टेस्ट को पढ़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि ये कितना अजीब सा है। मतलब कि पहला जो इम्प्रेशन आएगा, अगर ये आपके एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आपका मोरल एकदम डाउन हो सकता है कि ये क्या अजीब सा पैराग्राफ है। बट हम क्या करेंगे, हम पहले ऑन अ स्ट्रेच इस पैराग्राफ को देखेंगे, उसके बाद हम इसको बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। The truth of self-conscious individual lies not in its immediate certainty, but in the dialectic movement of its becoming. Consciousness, in its pursuit of knowledge, initially assumes that its object is something external and independent. Yet, through the labor of experience, it discovered that this object is not truly separate but dashed by conscious itself. तो ये एक तरह की फ़िलोसफिकल पैराग्राफ है। इसमें ये क्या कहता है कि ह्यूमन की जो कॉन्शियस है, इनिशियली वो ये मानती है कि जो भी हमारे हमसे बाहर है, हमसे अलग चीज़ है, वो एक्सटर्नल है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट एक्सपीरियंस, धीरे धीरे ह्यूमन एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रूली सेपरेट नहीं है, जबकि हम इसको रीच आउट कर सकते हैं अपनी कॉन्शियस को यूज़ करके। बहुत ही फ़िलोसफिकल चीज़ है, हम फ़िलोसफी में नहीं जाएंगे, हम सुपरफिशियल मीनिंग देख के अपने पैराग्राफ को आंसर करेंगे। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्लॉज टेस्ट में अगर आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, आप थीम नहीं समझेंगे, आप मीनिंग नहीं समझेंगे, तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप जो ब्लैंक्स हैं उनको गलत करेंगे। आगे पढ़ते हैं। The apparent duality of subject and object is thus sublated in the dialectic, revealing that knowledge is not passive reception of an external truth, but an active dash in which consciousness shapes and its own reality. This movement unfolds through a series of contradiction. अब ये कह रहा है कि नॉलेज जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं कि एक्सटर्नल कोई बात है हमने सीख ली, नहीं, वो हमें एक्टिवली रिएक्ट करने से, एक्टिव अप्रोच से भी आती है। तो जो मास्टर स्लेव डायलेक्टिक है वो क्या बताता है, सेल्फ कॉन्शियस सीक्स रिकग्निशन फ्रॉम अनदर yet in ascertaining its dominance over the other, it paradoxically dash its own freedom. ये अपनी फ्रीडम को खुद एक्सप्लेन करती है। मास्टर स्लेव फ़िलॉसफी की बात की गई है इसमें कि मास्टर स्लेव फ़िलॉसफी मेंटल आपकी फ्रीडम को किस तरीके से कैप्चर करती है और कैसे ये धीरे धीरे बिल्ट इन होती है एक मास्टर में और एक स्लेव में। The master, in reducing the slave to a mere instrument, deprives him of a fully realized recognition. मतलब वो उसको रियलाइज़ नहीं करने देता कि वो उसकी कंट्रोल से बाहर है। Meanwhile, the slave, through labor and self-transformation, attains deeper awareness of autonomy, demonstrating the freedom is not given by substance but by dynamic process of
सेल्फ रियलाइजेशन, वो इस प्रोसेस में रियलाइज़ करता है कि ऑटोनॉमी कितनी ज़रूरी है, अपनी पावर अपने हाथ में होनी कितनी ज़रूरी है। तो दोनों लोग मतलब समझते हैं कंट्रोल करने का या फिर इंडिपेंडेंस का। Spirit emerges as the reconciliation of these conflicts, not a static substance but a dynamic process of self-realization. तो यहाँ पे self realization की बात हो रही है। Spirit unfold करता है, manifesting itself dash in institutions, culture, philosophy, gradually moving towards absolute knowing. This historical progression is not linear but dialectical, driven by the negation of old forms and emergence of new ones. तो ये जो धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, मास्टर स्लेव की जो थ्योरी चेंज हुई है, वो धीरे धीरे कैसे हुई है? नॉलेज गेन करने से हुई है, उस नॉलेज की अटेनमेंट से हुई है। और ये जो चेंज है ये बहुत जल्दी एक ही दिन में नहीं आ गया, बट इट इज़ थ्रू realization, it is through attaining knowledge. It is a very long and not a simple ongoing process. ठीक है, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे? जो ब्लैंक वाला पार्ट है, यट से पढ़ेंगे यहाँ तक उस कंप्लीट सेंटेंस को। Yet through the labor of experience, it discovers that this object is not truly separate, but dashed by conscious itself. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे तरीके से सेपरेट नहीं है, बट क्या है? कॉन्शियस से मीडिएटेड है, बट मीडिएटेड बाय कॉन्शियस इटसेल्फ। कॉन्शियस इसको खुद मीडिएट कर रही है, इसके बीच में कॉन्शियस आ रही है, ये पूरे तरीके से सेपरेट नहीं है। अगला ब्लैंक। रिवीलिंग दैट नॉलेज इज नॉट पैसिव रिसेप्शन ऑफ एन एक्सटर्नल ट्रूथ बट एन एक्टिव डैश इन विच कॉन्शियस शेप्स। यहाँ से यहाँ तक अब ये क्या रिवील करता है कि वो पैसिव रिसेप्शन नहीं है कि जो हमें बोल दिया वो हमने सीख लिया, बट क्या है? एक्टिव transforms, transports, interrupts, disabuses. But an active transform in which conscious shapes, okay, जिस तरीके से conscious shape करती है उसकी एक transformation है। Okay, next. The master-slave dialectic exemplifies this. कैसे? Self-conscious seeks recognition from another, yet in ascertaining its dominance over the other. Self-consciousness बताती है कि हमें recognition लेनी है, एक इंसान और दूसरा इंसान अलग है, बट फिर भी हम दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात कैसी हो गई? पैराडॉक्सिकली डैश इट्स ओन फ्रीडम। इसका आंसर ये था कि वो कैसे चेंज कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराडॉक्सिकली अंडरमाइंस इट्स ओन फ्रीडम, वो कैसे अपनी फ्रीडम को अंडरमाइन करता है इस थॉट से, क्योंकि वो एक पॉइंट पे ये सोच रहा है कि दो लोग अलग हैं और दूसरे पॉइंट पे वो ये सोच रहा है कि फिर भी वो उसको डोमिनेट कर ले। तो ये पैराडॉक्सिकल बात है, जो चीज़ उसके लिए ट्रू है वो दूसरे के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Meanwhile, the slave, through labor and self-transformation, attains a deeper awareness of autonomy, demonstrating that freedom is not given and achieved through negation and dash. Freedom is not given and achieved through negation and yield. फ्रीडम को हम सीधा सरेंडर करने से नहीं ले सकते हैं, फ्रीडम को सरेंडर करने से नहीं लिया जा सकता है। यील्ड कर देना मतलब गिव अप कर देना। तो फ्रीडम को छीनना पड़ता है, फ्रीडम को रियलाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन। ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट देखो। स्पिरिट अनफोल्ड्स हिस्टोरिकली मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ, ये है वर्ड इसका, इटसेल्फ।
itself किस तरह का प्रोनाउन है? itself किस तरह का प्रोनाउन है? यहाँ पे वर्ड है itself. itself है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब देखो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो कि पोजेशन बताते हैं, जैसे माइन, हिज, हर, देयर्स, उनका, देयर्स, उनका. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस, जो डिमॉन्स्ट्रेट करें किसी चीज़ के बारे में, दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक है. रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं जैसे कि आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, तो आई को रिफ्लेक्स करके माई सेल्फ. इट विल बी जनरेटेड इट सेल्फ, वो खुद जनरेट हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही विल कम बाय हिमसेल्फ, वो खुद आ जाएगा. तो जब भी हम उस पे खुद पे वापस रिफ्लेक्ट करके जब फोकस करते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. इट सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब वर्ड्स आते हैं उसमें. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो इंटेरोगेशन के वर्ड से रिलेटेड हो, जैसे कि हु, whose, which, whom. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड विल्ट. विल्ट का क्या मतलब होता है? विल्टिंग जनरली किसके लिए यूज़ होती है? प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं हम, कि प्लांट्स जो है वो ख़राब हो गए. अब ख़राब कैसे हो गए? वो हो गए वीक और ड्राई. टू बिकम वीक और ड्राई आउट. ठीक है. तो यहाँ पर हमें इसका ऑपोजिट बताना है. कोई चीज़ अगर वीक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डीजेनरेट हो चुकी है. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिवाइव. वो रिवाइव हो गई, वो ठीक हो गई. अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देख लेते हैं. क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? विल्ट से रिलेटेड होता है विदर, और प्लांट्स जब सूख जाते हैं तो वो ड्रूप हो जाते हैं. और श्रिवल, सिकुड़ना. और सड़ जाना या ख़राब होना, ख़राब होने की स्टेट डिटेरियोरेट. अब एंटोनिम्स देख लेते हैं. एंटोनिम्स क्या क्या हैं? रिवाइव, फ्लरिश, स्ट्रेंथन, प्रॉस्पेर और रिजुविनेट. ठीक है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन समझ आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंटोनियम का है. क्वेल. क्वेल का हमें एंटोनियम बताना है. अब देखो, सप्रेस, एजिटेट, काम और साइलेंस. तो कहीं ना कहीं अगर हम एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जो ट्रिक मैंने आपको CGL 2025 की टॉपिक वाइज PYQ सीरीज़ में सिखाई है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर आई फॉरगेट, जो भी लोग स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं वो ज़रूर से ज़रूर मेरे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लासेस हैं, PYQs हैं CGL के 2025 के, वो ज़रूर देखें. बहुत यूज़फुल होने वाले हैं. उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको 10 वर्ड्स बताए हैं, और अगर आपने वो रिवाइज कर लिए और साथ में ये 2025 के स्टेनो के भी कर लिए, तो आपको बहुत एज मिलेगी वोकैबुलरी में. 99.9% चांस है कि जो भी स्टेनो 2026 में वोकैबुलरी का क्वेश्चन आएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स से रिलेटेड, वो आप आंसर कर पाएंगे. तो वो ज़रूर से ज़रूर देखें. आपको 4 पार्ट्स में मिलेगी. सिनोनिम्स पार्ट 1 and 2 एंड एंटोनिम्स पार्ट 1 and 2. बिल्कुल उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. आप उसको ज़रूर देखें. जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें लग रही हैं उसको नोट डाउन करते चलें. बहुत यूज़फुल रहेगा. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेल. हमारा वर्ड है क्वेल. अब देखो ऑप्शंस: सप्रेस, एजिटेट, काम, साइलेंस. तो सप्रेस, काम और साइलेंस, ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनका मतलब बन रहा है शांत करने से रिलेटेड. ठीक है. मतलब किसी को काम डाउन करना, किसी को शांत करना. ठीक है. टू काम डाउन समवन. तो हमारे पास ऑब्वियसली आंसर तक तो हम पहुंच गए.
हमारे पास एक ही बचा और ये हमारा आंसर हो गया एजिटेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग तो यही होता है, किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। सबसे पहले सिनोनियम्स देख लेते हैं। सप्रेस, काम, साइलेंस हम देख चुके हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है सबड्यू, और हो सकता है पैसिफाई, और हो सकता है कर्ब, और हो सकता है रिस्ट्रेन। एंटोनियम्स क्या होते हैं? एजिटेट हमने देख लिया, किसी को भड़काना। एक क्वेल होता है शांत करना, और किसी को भड़काना उसका ऑपोजिट। और इंसाइट अगेन लड़ाई करवाना, डिस्टर्ब करना। साइलेंस का ऑपोजिट हो गया ना डिस्टर्ब। तो ये हमारे रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल रहते हैं अगर आप इनको नोट डाउन करते चलें तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमोनिम्स से रिलेटेड। यहाँ पे होमोनिम्स क्या होते हैं? सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है द लेड पाइप्स वर रिप्लेस्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। लेड क्या हो गया? एक तरीके का मटीरियल, ठीक है, लेड एक तरीके का मटीरियल हो गया। अब देखते हैं कौन से सेंटेंस में वो अलग मीनिंग से यूज़ हो रहा है। द जनरल विल लीड द ट्रूप्स इनटू द बैटल। कोई भी समझ पाएगा इसको कि जनरल क्या करेगा? उसको लीड करेगा, लीडर बनेगा, उसका आगे बढ़ाएगा उसको, वो उसको क्या करेगा? हेड करेगा। तो ये डिफरेंट हो गया। बाकी भी देख लेते हैं। द ओल्ड हाउस स्टिल हैज़ लेड इन इट्स प्लम्बिंग सिस्टम। ये भी मटीरियल है। दे टेस्टेड द सॉइल फॉर ट्रेसेस ऑफ लेड। ये भी वही मटीरियल है। एक्सपोजर टू लेड कैन कॉज हेल्थ इश्यूज इन चिल्ड्रन। अगेन मटीरियल। सिंपली हमारा आंसर हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग के साथ सेम वर्ड यूज़ हुआ है। चलो, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। शायद एक तरह से कवर अप है जो आपको इतना टफ क्लॉज टेस्ट दिया इन द बिगिनिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड टू टियर द एनवलप टू ओपन इट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि उसको एनवलप को टियर करना पड़ा, मतलब फाड़ना पड़ा। फाड़ने का क्या मतलब होता है ये तो सबको पता है। चलिए अब देखते हैं डिफरेंट मीनिंग में कहाँ यूज़ हो रहा है। द कॉमेडियन कॉज द ऑडियंस टू टीयर अप विद लाफ्टर। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। प्लीज़ डोंट टीयर द पेपर अगेन। यहाँ भी फाड़ने से रिलेटेड है, यहाँ भी ये नहीं होगा। ही फाउंड अ स्मॉल टीयर इन द कॉर्नर। स्मॉल टीयर मतलब वहाँ पे कुछ खराब हो रखा था, फटा हुआ था, ऐसे, तो सेम हो गया। शी यूज टेप टू फिक्स द टीयर द बैग। टू फिक्स द टीयर ऑफ द बैग होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी क्या है? फटे हुए से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है टीयर अप विद लाफ्टर, मतलब कि हंसते हंसते आँखों में पानी आ जाना, आँखों में आंसू आ जाना। तो वो हुआ जब कॉमेडियन ने अपनी वो जो भी अपनी परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ पे सेम वर्ड इज़ यूज्ड एज इन अ डिफरेंट मीनिंग। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी। लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओडिसी। ओडिसी की स्पेलिंग है ये वाली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। डिस्क्रिपेंसी सही है, अनसरमाउंटेबल भी सही है, एबरेशन भी सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। सर्विलांस पिछले शिफ्ट में भी वर्ड आया था। सर्विलांस की स्पेलिंग होती है ये। ओके, सॉरी, सर्विलांस जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे इसकी स्पेलिंग है सर्विलांस। मैं फिर से लिख देती हूँ, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट। एयरक्राफ्ट जहाँ रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं हैंगर। हैंगर होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। अब देखो, बैरक्स क्या होते हैं?
बैरक्स होता है जहाँ पे मिलिट्री रहती है, मिलिट्री अकोमोडेशन, बॉर्डर्स के पास और जहाँ भी उनके पोस्ट्स होते हैं वहाँ पे बैरक्स बनाए जाते हैं। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड होती है रिपेयर करने की जगह, रिपेयरिंग प्लेस। डिपो व्हीकल्स और सप्लाईज़ की स्टोरेज का जो प्लेस है, व्हीकल्स और सप्लाईज़ की स्टोरेज होती है जहाँ पे, उसे हम कहते हैं डिपो। ऑयल के डिपोज होते हैं, व्हीकल्स के होते हैं, और इवन बसेस भी जहाँ पे खड़ी होती हैं रात को, वो भी बस डिपो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Someone who is consistently excluded or ignored by a community due to lack of trust or popularity, उसे क्या कहते हैं? जिसको कम्युनिटी अलग कर दे, जिसको कम्युनिटी अपने लोगों का पार्ट ना समझे। जैसे कि एक क्लास है जिसमें एक नया स्टूडेंट आया है, उसको अलग समझा जाता है और बाकी पूरी क्लास एक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेरिया। परे कर दिया उसको, ठीक है। परे अगर आपको पता है मीनिंग, परे मतलब अलग कर देना, तो पेरिया इज अलग कर दिया, ठीक है। ये होता है रिजेक्टेड या अवॉइडेड पर्सन, या फिर वर्ड जो है वो है एक्सक्लूडेड। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। लॉयलिस्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, स्ट्रांगली लॉयल। नोबल होता है जो ऑनरेबल हो, रिस्पेक्टेबल हो, ठीक है। डिसेंटर, डिसेंटर क्या होता है? डिसेंटर होता है जो कि जो इस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस है उससे डिसएग्री करे। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये कहीं और भी आ सकता है, सिनोनिम में, एंटोनियम में, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन हु disagrees to established opinions, जो established opinions के अगेंस्ट जाने का ट्राई करे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है फिर से। अ ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंगसाइड अ डायग्राम और पैसेज टू प्रोवाइड क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसके साथ अगर कुछ ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दी जाती है तो उसे हम कहते हैं एनोटेशन। एनोटेशन होता है इसका आंसर। एनोट करना मतलब फर्दर इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि सपोज़ ये एक एक्सप्लेनेशन है, तो जब हम रीडिंग करते हैं, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं जैसे जीके पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी कि ये कंप्लीट पेज है, मैंने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी, और फिर इस एरिया में जो मार्जिन्स होते थे, पेज मार्जिन्स होते हैं ना, स्पेस होता है खाली, या फिर ऊपर का जो खाली स्पेस होता है, इसमें मैं चीज़ों को नोट डाउन करती थी। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो मैं उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लेती थी। बहुत लोग करते हैं ये, दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, ताकि जब आप रिविज़न करें तो आप वो पॉइंट्स को देखें जब आप पेजेस पे जाएं, और आपको पता हो कि इस पेज में आपको ये पढ़ना है। या फिर अगर आप वो चीज़ पूरी तरीके से नहीं भी पढ़ पा रहे तो एक क्विक गो थ्रू हो जाएगा। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, हिस्ट्री का कुछ डेटा है, तो उसमें मैंने ईयर और रूलर का नाम लिख लिया, या फिर 2 रूलर की नाम लिख के उनकी वॉर का टाइम लिख लिया। तो ऐसी जो टेक्निक्स हैं या फिर ऐसा जो तरीका है उसे कहते हैं एनोटेशंस करना। ऐसे ही ये किसी कोई डायग्राम है, उसके साइड में उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, उसके नीचे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो भी एनोटेशन है। अब कैप्शन क्या होता है? कैप्शन हम सबको पता है, इंस्टाग्राम की दुनिया में हमसे कैप्शन पूछ रहे हैं, ये कितनी अजीब बात है। तो कैप्शन होता है, ओके हमारा आंसर तो ये है। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन होता है जैसे कोई इमेज है या फिर जब हम कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं तो हम उसके नीचे उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, उसे कैप्शन कहते हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में उससे कैप्शन नहीं कहते हैं, हर जगह उसे कैप्शन कहते हैं। किसी भी इमेज या फिगर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है दैट इज़ कैप्शन। तो डिस्क्रिप्शन बिलो इमेज या कोई फ़ोटो, ठीक है। फुट नोट क्या होता है? फुट खुद ही बता रहा है, बॉटम, तो एक छोटा सा नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज। ग्लॉसरी क्या होती है? ग्लॉसरी होती है पैसेज
या फिर कोई स्टोरी के एंड में जो लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होता है, या फिर लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो लिखे होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लॉसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। अब फादर वर्ड के साथ हमेशा क्या लगाना है? पेट्रियार्की हो सकती है, पैट्रीमनी हो सकती है, पैट्रिसाइड होता है। पैट्रिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस फादर। पैट्रीमनी होती है, जो हमारा यहाँ पे आंसर है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फादर। और पेट्रियार्की होती है जिसे हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज। अभी रिसेंटली राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है रिलेटेड टू एंड द पेट्रियार्की। इट इज़ लाइक अ फेमिनिस्ट मूवमेंट जो कि क्या बताना चाह रहा है कि पेट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो पेट्रियार्की क्या होती है? दैट मेन विल लीड, मेल्स विल टेक द लीड। तो पेट्रियार्की वो है। अब सोसाइटीज़ भी दो तरीके की होती हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन कल्चर क्या है? इट इज़ अ मेट्रियार्कल सोसाइटी। वहाँ पे फीमेल्स टेक द लीड। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं। काफ़ी अजीब लगता है सुनने में कि एक ही जगह हमारे नॉर्थ इंडिया को देखो और उसी जगह नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स देखो जहाँ पर अभी भी पता है क्या होता है? दैट women don't leave their homes when they get married. Males leave and settle in their wives' homes and they are the bread earner. They go out, they work. बहुत छोटे छोटे villages हैं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे ये कल्चर फॉलो होता है। आप चाहें तो यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, फैसिनेटिंग भी लगेगा, क्योंकि हम एक बहुत ही उल्टे समाज में रहते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट उल्टा सीधा, बट हम एक बहुत ही अलग कल्चर में रहते हैं। तो आपको नए कल्चर का आइडिया होगा कि ऐसे भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ना आजकल की भाषा में ऊनो रिवर्स। तो इट इज़ लाइक दैट। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बात हो गई। अ फैसिलिटी इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये क्या होता है? ये होती है ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पे स्टडी किया जाता है। अब बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस होता है जहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है। प्लांट्स आर केप्ट और उनको वहाँ पे सनलाइट वगैरह भी मिलती है। इन सनलाइट, इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। वर्कशॉप जहाँ पे थिंग्स आर मेड या फिर रिपेयर्ड, जैसे मैकेनिक्स जहाँ पे काम करते हैं वो वर्कशॉप्स होती है। आर्काइव तो बुक्स से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो कलेक्शन, प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इज प्रेजेंट, या फिर बुक्स वगैरह जहाँ पे होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The research paper was full of errors because the data is not verified by any expert. तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे गलती क्या है? The research paper was full of errors। यहाँ तो past tense की बात हो रही है, यहाँ पे present क्यों आ गया? यहाँ भी past आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? Was not verified करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस करना है हमें अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ़ आई वॉज यू आई वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। इफ़ आई के साथ हमेशा वर लगाना, कब, कौन सी सिचुएशन में? जब डिज़ायर्स की बात हो, विशेस की बात हो, या फिर इम्पॉसिबल सिचुएशन हो। जैसे कि वो कह रहा है अगर मैं तुम होती तो मैं ज़रूर कंसल्ट करती एक स्पेशलिस्ट को। क्या ये पॉसिबल है कि मैं तुम हो जाऊँ, तुम मैं हो जाऊँ? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही ये भी नहीं हो सकता कि मैं एक बर्ड बन जाऊँ या मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ। तो इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट, आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इफ़ आई वर अ बर्ड। तो जब भी ऐसी विशेस की बात होती है तो हम हमेशा वर्ड लगाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ईजी क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी शिफ्ट्स कंप्लीट करनी है बिफोर द एग्ज़ाम, और टेस्ट भी देने हैं, और क्या करना है, वोकैबुलरी भी रिवाइज करनी है।
ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे क्या मिस्टेक है बताइए। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर कोई भी डाउट है तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, टॉपिक्स में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, उसमें PYQs भी उठाए हैं और उससे पहले पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, टर्म वाइज टॉपिक वाइज मैंने पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को एक्सप्लेन किया है। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। अब क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ईच वर्ड जहाँ भी होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ईच, एवरी, ईच वन, एवरी वन, इसमें क्या करना है, हैव को रिप्लेस करना है हैज़ से, हैज़ सबमिटेड, ये यहाँ पे गलत है। ईच के साथ हमेशा हैज़ आता है या फिर सिंगुलर फॉर्म आती है, ये आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे डूअर क्या है और उसको क्या बना दो, लास्ट में ले आओ। कंपनी विल लॉन्च, इट इज़ बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च। अब देखो किसी भी सेंटेंस में क्या है, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसमें जब भी ऐसे पीपल आ जाए, जनरल टर्म आ जाए, तो इसको हमेशा ऐसे चेंज करना है। इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ थॉट, इट इज़ टू बी डन, तो इसमें हमेशा ऐसा लगेगा। अब देखो पीपल बिलीव दैट, पीपल बिलीव ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इट इज़ बिलीव लगाया। इट हैज़ बीन बिलीव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पीपल हैव बिलीव्ड नहीं आएगा। अगर होता ना पीपल हैव बिलीव्ड तो हम करते इट हैज़ बीन बिलीव्ड, बट यहाँ पे है पीपल बिलीव। ओके, बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रामर में आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको उसमें क्या करना है, आपको रूल एकदम क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में, और उसके बाद जिस भी ऑप्शन को टिक कर रहे हो ना उसको कम्प्लीटली पढ़ो। जैसे कि मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि क्या गलती होने के चांसेस रहते हैं और हम ग्रामर में कैसी गलतियां कर देते हैं रूल्स जानते हुए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। ओके, द हाउस इज क्लीन्ड बाय हर एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। बाय हर को आगे ले आएंगे, शी इज़ क्लीन्ड, ये क्या बता रहा है, एक हैबिट बता रहा है, तो शी क्लीन्स हो जाएगा। शी क्लीन्स एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द ग्रॉसरीज आर डिलीवर्ड टू द हाउस बाय द शॉपकीपर एवरी इवनिंग। अब ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैबिट्स बता रहा है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, डिलीवर्स। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीक। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए? अभी अभी हम एक क्वेश्चन देख के आए थे जिसमें पीपल बिलीव करके कंपनी का सेंटेंस लिखा हुआ था, पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च। उसको हमने पैसिव में क्या किया था, इट इज़ बिलीव्ड। यहाँ पे हमें पैसिव टू एक्टिव जाना है, एक्टिव टू पैसिव नहीं जाना है, तो इट इज़ बिलीव्ड को क्या करेंगे, पीपल बिलीव। बिलीव है तो बिलीव ही रहेगा, थिंक नहीं हो जाएगा। ओके, मिनिस्टर विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीक। तो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ यूनियन बजट प्रिपरेशन इन करेक्ट ऑर्डर। ओके, यहाँ पे देखो आपको हिंट भी मिल गया कि आपको स्टेप्स में जाना है, स्टेप्स अरेंज करने हैं। अब देखो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। क्या हम इसमें स्टार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम लॉजिकल ऑर्डर में जा सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है लॉजिकल ऑर्डर में जाना। सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट्स एस्टिमेट्स, द बजट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, कैबिनेट अप्रूव्स द फाइनल बजट। ओके, अब दिमाग लगाओ।
मैंने आपको बोला था चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बी इट मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इट इज़ ऑलवेज मैंडेटरी दैट एसएससी विल नॉट जस्ट टेस्ट योर सब्जेक्ट नॉलेज बट ऑल्सो टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेट्स कलेक्ट करेगी, ये तो सबसे ज़रूरी बात है ना। उसके बाद ही बजट से रिलेटेड कोई भी काम होगा, तो ये फिक्स हो गया। इसके बाद क्या करेगी, उसके बाद वो एक ड्राफ्ट बनाएगी जो कि उसी गवर्नमेंट का कैबिनेट अप्रूव करेगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिफरेंट मिनिस्ट्री से डेटा कलेक्ट किया, फिर अपने कैबिनेट से फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव करवाया। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर उस बजट को प्रेजेंट करेगा तभी तो पास होगा ना दोनों हाउसेस में। जब तक पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो पास भी नहीं हो सकता। तो QSPR, हम पहुंच गए अपने आंसर पर, बजट प्रेजेंट और फिर पास्ट। अब ये पेयरिंग में भी आ सकता था, आप इन दोनों को पेयर करते, क्यों? क्योंकि बजट प्रेजेंट उसके बाद ही पास होगा। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स इज कॉल्ड। जहाँ पे एम्यूनिशंस रखे जाते हैं और वेपन्स रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्सेनल। जिस जगह पे वेपन्स और एम्यूनिशंस रखे जाते हैं उसको कहते हैं आर्सेनल। जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं, डेटा रखा जाता है, उसको कहते हैं लाइब्रेरी। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कंडक्ट या फिर टेस्टिंग होती है, टेस्ट होते हैं, वो लेबॉरेटरी होती है। गैलरी में आर्ट के पीसेस, फोटोग्राफ्स, ये सब की क्या होती है? एग्जिबिशंस होती हैं। ठीक है, तो सारे वर्ड्स क्लियर हो गए और ये पता चल गया कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, वेपन्स आर्सेनल में रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो, द रॉयल स्वॉर्ड इज सेट टू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर इट वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड प्रॉपर्ली। अब ये किसी ने तो करा होगा, ऐसे खुद से उठ के तो स्वॉर्ड नहीं चली गई होगी। हमें पता नहीं है किसने करा, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? समवन। ये क्या होता है, ये टॉपिक कौन सा है? जब भी आपने वॉइस पढ़ी होगी तो बाद में लास्ट में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है ये, जिसमें हम ऐसे सेंटेंसेस सीखते हैं। तो वो वाला टॉपिक है ये, जिसमें से सारे आपके वॉइस के क्वेश्चंस बनाए हैं इस बार। तो समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड, यहाँ तक ठीक है। द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर वो अच्छे से प्रिजर्व हो जाए, जहाँ पे वो उसको अच्छे से प्रिजर्व कर पाए। इट था, उसको दे में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि एक्टिव वॉइस में जाना है। तो वेयर दे वुड हैव प्रिजर्व्ड इट प्रॉपरली, तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज का। अब पैसेज के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे क्लॉज टेस्ट का एक तरीका बताया मैंने आपको, उसकी एक SOP है, उसको वैसे ही फॉलो करोगे तो ज़्यादा नंबर ले पाओगे। ऐसे ही इस कॉम्प्रिहेंशन को भी सॉल्व करने की एक SOP है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। मैं जब भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन कराती हूँ, मैंने CGL की भी कुछ शिफ्ट्स कराई हैं, टॉप इम्पॉर्टेंट शिफ्ट्स कराई हैं डिफ़िकल्ट वाली, उनमें भी मैंने ये टेक्निक बताई है। ज़रूरी टेक्निक है, एग्ज़ाम में काम आएगी, इसलिए फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़े जाएंगे, क्वेश्चंस के की पॉइंट्स लिखे जाएंगे। क्वेश्चन के की पॉइंट बोल रही हूँ मैं, ध्यान रखना। जैसे व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज, तो यहाँ पे आप वर्ड निकाल के लाओगे फोकस। आपको फोकस ढूंढना है, ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं। ऑप्शंस पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, हमने तो पैसेज पढ़ा ही नहीं है अभी, सिर्फ क्वेश्चन। प्राइमरी फोकस क्या है पैसेज का? आप कीवर्ड, एक आपके पास जो रफ शीट होगी उस पर सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे, 2 सेकेंड में फोकस। अगला क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट द फ्रेज टॉप डाउन रेगुलेशन, तो आप सिंपल लिख लोगे टॉप डाउन, रेगुलेशन आपको खुद याद आ जाएगा, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच एक्टिविटी हेल्प्स विलेजर्स अर्न इनकम, इनकम वर्ड लिखना।
विलेजर्स को मिली, किसी और को मिली, वो आपको स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैलेंज इज़ नॉट मैंशनड एज अफेक्टिंग कम्युनिटी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे वर्ड हो गया चैलेंज, कि हम कौन से चैलेंज की बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन मत लिख लेना, कम्युनिटी कंजर्वेशन नहीं, देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पे चैलेंज पूछा जा रहा है, तो चैलेंज है हमारा कीवर्ड। टोन, अब है टोन, ठीक है। अब हम पैराग्राफ पे जाएंगे वापस। अब देखो पैराग्राफ पढ़ो, पूरा पैराग्राफ एक बार में पढ़ो, उसकी एक्सप्लेनेशन सही से समझो। इस पैसेज में मेन थीम क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात हो रही है। आगे देखते हैं अब क्या क्या बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन इम्पोर्टेंस सिंस गवर्नमेंट एंड NGOs हैव रियलाइज्ड दैट लोकल आर वाइटल गार्जियंस ऑफ द एनवायरनमेंट। लोकल कम्युनिटी का रोल समझ रहे हैं NGOs और गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में। Instead of mandating top-down orders, successful initiatives recruit villagers to protect threatened species, such as informants, and generate income from ecotourism. अब क्या हो रहा है कि टॉप डाउन ऑर्डर्स, मतलब ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उसको हर जगह लागू करने की जगह वो विलेजर्स को रिक्रूट कर रहे हैं कि वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ के लिए काम करें और इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएं, क्योंकि वो गांव जंगलों से जुड़े हैं। कुछ तो ट्राइब्स हैं जो जंगलों के बीच में ही बहुत सारे गांव हैं, बहुत लोग रहते हैं। वो लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो ये लोग इनकम भी जनरेट करेंगे इको टूरिज़म से और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आजकल ऐसा टूरिज़्म बढ़ रहा है ना कि जंगल के बीच में आपको वो मिलता है, स्टे करते हो आपको होमली फूड, वहाँ की खासियत और ये सब, तो ये सब लोकल्स ही तो कर पा रहे हैं वहाँ पे। इन अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, कम्युनिटी रेंजर्स आर taught tracking and first aid, while women's organization produce handicrafts out of sustainable forest product। तो वहाँ पे वो रेंजर्स बन जाते हैं, आपको टूर्स कराते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये सब सिखाते हैं कि कैसे फॉरेस्ट लाइफ में कैसे रहना है। और जो वहाँ की औरतें हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रही हैं। These programs not only restrict poaching but also create ownership and pride in the maintenance of biodiversity। अब ये उनका काम है। जैसे कि कोई शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप के सामान को लेके, अपनी शॉप को लेके बहुत पॉजेसिव रहता है। वो सुबह जाएगा, अपनी दुकान खोल के वहाँ पे पूजा करेगा, सारा सामान सही से रखेगा। अगर कोई ऐसा अजीब सा कस्टमर आ गया जो उसकी किसी जगह पे कुछ गंदा कर रहा हो या उसके किसी प्रोडक्ट को ख़राब कर रहा हो, उसको टोकेगा। तो वैसे ही अगर आप ये उनका लाइवलीहुड बना दोगे तो वो लोग भी तो यही करेंगे ना। वो उनके लिए क्या आ जाएगा, ओनरशिप आ जाएगी। हमारे जंगल है, तुम ख़राब नहीं कर सकते, हमारे जानवर हैं, तुम मार नहीं सकते। जैसे कि बिश्नोई कम्युनिटी से सलमान खान अभी तक नहीं वो कर पाया। तो वही चीज़ है कि वो मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। देयर आर स्टिल ऑब्स्टिकल्स हाउएवर। कैसे ऑब्स्टिकल्स हैं, अब ये तो हो गया कि वो कैसे हेल्प करेंगे, बट यहाँ पे चैलेंजेस हैं। लो फंडिंग, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, अनसर्टेन लैंड यूज़। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि जो जंगली जानवर हैं वो इंसानों को मार देते हैं, और भी चीज़ें हैं, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। Continued dialogue between stakeholder and equitable benefit sharing mechanism are essential in guaranteeing conservation outcomes are directed to community well-being। तो अगर हमें कम्युनिटी वेलबींग चाहिए तो हमें इसको इंटरमीडिएट करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक मैकेनिज़्म बना पाएँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज, क्या है प्राइमरी फोकस? ऑप्शंस पढ़ो। क्रिटिसाइज इको टूरिज़म, नहीं, कहीं भी इको टूरिज़म का क्रिटिसिज्म नहीं था। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन, आगे भी पढ़ लो। एक्सप्लेन हाउ पोचर्स ऑपरेट, नहीं। एडवोकेट स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन, की कंजर्वेशन में कम्युनिटी का कितना बड़ा रोल है। यही तो पूरे पैराग्राफ में था कि कम्युनिटी कैसे कर सकती है, कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा, और उसके बाद कम्युनिटी को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। टॉप डाउन रेगुलेशन। टॉप डाउन रेगुलेशन क्या पढ़ा था हमने कि जो स्कीम्स या फिर रूल्स जो ऊपर से आते हैं उनको लागू करने की जगह हमें रिक्रूट करना चाहिए। यहाँ पे पढ़ा था हमने
टॉप डाउन रेगुलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टॉप डाउन रेगुलेशन क्या है? पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय हायर अथॉरिटीज़। आपको वापस पैसेज रिविजिट करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, विच एक्टिविटी हेल्प विलेजर्स ऑन इनकम? पोचिंग, क्लियरिंग फॉरेस्ट, माइनिंग मिनरल्स नहीं, हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स हमने पढ़ा था कि उससे वो लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। आगे, चैलेंज इज़ नॉट मैंशनड, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन था, ये आंसर नहीं होगा। इनएडिक्वेट फंडिंग, ये भी मेंशन था, आंसर नहीं होगा। लैंड यूज़ पैटर्न से भी रिलेटेड मेंशन था, ये भी चैलेंज नहीं होगा। तो ये वाला चैलेंज मेंशन नहीं है। क्लाइमेट चेंज मेंशन नहीं है वहाँ पे, बाकी सब मेंशन है। आप चाहें तो रिविजिट करके देख सकते हैं पैसेज को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोन ऑफ द पैसेज। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है पैसेज में, टोन समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इस पैसेज की टोन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं बाकी सब टोन्स भी बताऊँगी क्योंकि वो भी ज़रूरी हैं। इसमें यहाँ पर हमारी टोन है ऑब्जेक्टिव। क्यों है? क्योंकि ये पैसेज फैक्ट्स की बात कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये सॉल्यूशन दे रहा है। एडवांटेज, चैलेंजेस की बात हो रही है। इसलिए ये जो पैसेज है ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव की एक और पहचान होती है कि वो अनबायस्ड होता है। इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ पॉजिटिव बात हो रही है या फिर सिर्फ नेगेटिव बात हो रही है। यहाँ पे दोनों चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि टोन कैसे आइडेंटिफाई होती है। अब आगे चलते हैं, बाकी टोन्स भी देखते हैं। अब देखो, ये तो हो गया हमारा आंसर। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट वर्ड पता है, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। तो जो पैसेज की टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकती है और पैसेज की टोन पेसिमिस्टिक भी हो सकती है। ऑप्टिमिस्टिक होती है जब सिर्फ अगर यही पैराग्राफ में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हो रही होती, चैलेंजेस की बात नहीं होती और सिर्फ अच्छा बताते कि ये कितना सही है, कितना लोकल कम्युनिटीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या सब अच्छा होपफुल पॉजिटिव होता, तो उसे हम कहते ऑप्टिमिस्टिक टोन। और अगर यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव बातें होती कि कम्युनिटीज़ कितना ख़राब कर रही हैं, कम्युनिटीज़ ने डिसबैलेंस कर रखा है, वो लैंड यूज़ पैटर्न में प्रॉब्लम है, चैलेंजेस और नेगेटिव, जब सिर्फ नेगेटिव बात होगी तो पेसिमिस्टिक टोन है। प्रमोशनल, जैसे कि आप कोई वीडियो देखते हो, फिर उसके एंड में जब आपको पता लगता है अरे ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही थी, ये तो एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी, तभी वो लास्ट में कहती है ये वाला ऑयल यूज़ करो इस कंपनी का, तो क्या होता है कि वो प्रमोशनल है, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, किसी भी आइडिया या स्कीम को स्ट्रॉन्गली प्रमोट करना। टू स्ट्रॉन्गली प्रमोट एनी आइडिया या फिर स्कीम। आजकल तो पॉलिटिशियंस को भी प्रमोशन की ज़रूरत पड़ी है। आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी क्या करती है कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर लेती है और फिर उनसे अपनी प्रमोशन कराती है। तो आजकल तो पॉलिटिशियंस भी प्रमोट हो रहे हैं। एनीवेज, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, लेट्स नॉट गो पॉलिटिकल। आइडिया, स्कीम, प्रोडक्ट्स। ओके, अब है सरकास्टिक। सरकास्टिक कल भी हमने देखा था। टॉन्टिंग लैंग्वेज होती है ना, कुछ लोगों को आदत होती है ताने मार के बात करने की। वो आपसे सीधी बात नहीं करेंगे, अगर उनको आपको क्रिटिसाइज़ करना है ना तो वो आपको ताना मारेंगे, वो आपसे सरकाज़म में बात करेंगे, वो कहेंगे कुछ और उसका मतलब होगा कुछ और आपको इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। दैट इज़ सरकाज़म, दैट इज़ टॉन्टिंग। जो कहना है उसका ऑपोजिट कहना। मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था कि एक टीचर को किसी स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना है कि ही इज़ ऑलवेज लेट इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में लेट आता है। शी वुड से the most punctual student of my class is this, most punctual। तो एक्चुअली जो सबसे लेट है ये तो सरकाज़म हो गया, ऑपोजिट, सेइंग समथिंग मीनिंग समथिंग एल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब दूसरा बढ़ते हैं। अब हमारा पैसेज का क्वेश्चन है, फिर से सेम टेक्निक लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे।
व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया? यहाँ पे हमारा कीवर्ड है सेंट्रल आइडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम, तो यहाँ पे इस सिस्टम की बात हो रही है जिसको हम शॉर्ट में IFS लिख लेंगे, और ताकि जब भी पैसेज में आए तो हम सोच पाएँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पार्ट को ध्यान से पढ़ना है. नेक्स्ट, एज पर द पैसेज व्हाट इज़ नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की, तो स्ट्रॉन्ग लिख लोगे तो समझ पाओगे. हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू इक्विटी, तो यहाँ पे लिख लो ट्रांसपोर्ट और ऐसे करके इक्विटी, इतना ही बहुत है. इक्विटी भी लिख सकते हो सिर्फ. टोन, नेक्स्ट इज टोन ऑफ द पैसेज. दैट्स इट. अब पीछे चलते हैं क्वेश्चंस. पैसेज, ओके, तो पैसेज किस बारे में बात कर रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट हो रहा है. गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, और क्वेश्चन से भी हमें पता लगा कि ट्रांसपोर्टेशन की बात ज़रूर हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है. गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आर द पिलर्स ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी. Buses, trams and metro lines can transport big groups of passengers without relying so much on private cars, and therefore eliminating traffic snarls and emissions. Integrated fares across modes of travel make it easy to move around. One ticket could pay for bus, train and बाइक शेयर ट्रैवल. अब देखो सिंपल सी बात हो रही है. इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम का मतलब है कि एक ही कॉमन जगह आपने टिकट ले ली और वो जो फेयर है वो हर जगह वैलिड है. जैसे कि दिल्ली में होने वाला था और ये है भी कि बहुत सारे मेट्रो कार्ड पे लिखा होता है वन ट्रैवल. वो किस लिए है कि जो आपका, जैसे आप कार्ड को मेट्रो में लगाते हो वैसे ही आप उस कार्ड को बस में भी कंडक्टर की मशीन पे टैप कर सकते हो. तो ये जो टेक्निक है या इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम. मतलब अक्रॉस ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका सेम कार्ड या सेम टोकन या सेम तरह की टिकट अगर आपने एक बार ले ली तो वो यूजेबल है. Spending money on exclusive lanes and priority signaling also makes them faster and more dependable. Nonetheless, constructing and retaining such infrastructure requires capital and long-term vision. Equity issues are also important. Lines need to serve low-income communities along with commercial hubs so that all citizens have a benefit. Finally, when properly planned, public transportation promote इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशल मोबिलिटी एंड क्लीनर सिटी. तो ये है कि अगर ढंग से प्लान होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये बेनिफिट होगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंपल हम सबको पता है क्या होता है. बहुत सिंपल पैराग्राफ है, एक तरह से कॉम्पनसेशन है आपके लिए कि इसी शिफ्ट का जो स्टार्ट है, क्लॉज टेस्ट इतना मुश्किल था तो आपको इतना आसान पैसेज दिया है. अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है पैसेज? हमें पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, बट क्या बात हो रही है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ आउटडेटेड इन मॉडर्न सिटी. आउटडेट जैसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा. आउटडेट जैसे कि कोई बात नहीं है. इन्वेस्टमेंट इन रोड्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स इज़ मोर प्रैक्टिकल. नहीं, बात ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो रही है. अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज़. यस, ये बात ज़रूर हो रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना क्यों ज़रूरी है. देखो, स्पेंडिंग मनी एंड ऑन एक्सक्लूसिव लेन्स एंड प्रायोरिटी सिग्नलिंग किसका? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का. फिर व्हेन प्रॉपरली प्लान पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा. तो यहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करने की बात हो रही है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम क्या है? क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन फॉर लो इनकम राइडर्स? बिल्कुल नहीं. मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स ईजियर, कि आप बस से, बाइक से, जैसे जो कॉमन कारपूल वाली होती हैं, और मेट्रो से एक ही उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द पैसेज व्हाट इज़ नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट? स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है? रेगुलेशन कम कर दें? बिल्कुल नहीं. फिर तो 3-3 घंटे जो DTC बसेस वाले ड्राइवर्स हैं जो अभी भी नहीं सुनते हैं वो क्या ही सुनेंगे. फ्रिक्वेंट टेक अपग्रेड्स, इसकी ज़रूरत है बट यही एक चीज़ नहीं है जो सब कुछ सही कर देगी.
सफिशिएंट फंडिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सब कुछ आ जाएगा। प्राइवेट व्हीकल्स पे टैक्सेस की बात नहीं हुई है, फंडिंग और प्लानिंग की बात हुई है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे बात हुई है ना, फाइनली व्हेन प्रॉपरली प्लान्ड, प्लान करेंगे अगर अच्छे से तो ये इन चीज़ों पे हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट टू इक्विटी, कैसे कंट्रीब्यूट करता है इक्विटी से, इक्विटी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ये कंट्रीब्यूट करता है बाय कनेक्टिंग लो इनकम कम्युनिटीज़ विद वेल्दी एरियाज़। आप पैराग्राफ को पढ़ना, आपको इन द मिडल एक लाइन मिलेगी कि ये जो ये है, ये छोटे एरियाज़ को बड़े एरियाज़ से, या फिर जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं जहाँ वो काम करने जाते हैं, उन एरियाज़ से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोन। आपने देखा हर पैसेज में टोन का क्वेश्चन है, तो टोन की जितने भी वर्ड्स आएंगे मैं सब एक्सप्लेन करूँगी, ताकि जब वहाँ पे कोई टोन आए तो आपको चारों ऑप्शंस पता हो कि इस टोन का क्या मीनिंग होता है। पहले तो इसी पैराग्राफ की बात करते हैं। ये पैराग्राफ ने क्या बात करी? इस पैराग्राफ ने सिंपली बात करी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो क्या क्या कर सकता है, वो कैसे कैसे बेनिफिशियल है, उसको ठीक से करने की ज़रूरत है, और उसमें क्या क्या आउटकम्स और शॉर्टकमिंग्स हैं। ठीक है, मतलब बेनिफिट्स भी और शॉर्टकमिंग्स भी, तो हर चीज़ की बात करी है उसमें। और पर उसने ये बताने की कोशिश की है टुवर्ड्स द एंड, क्या बताया कि अगर अच्छे से प्लान किया जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, ये हमारी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, सिटीज़ को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। मतलब कि उसने एडवांटेजेस, चैलेंजेस, इंट्रोडक्शन सबकी बात की, और लास्ट में उसने कंक्लूड करने में ये भी सपोर्ट भी किया कि ये कैसे अच्छा हो सकता है। इसलिए ये जो पैराग्राफ है ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्लस की भी बात कर रहा है और माइनस की भी बात कर रहा है। अगर ये यहीं ख़त्म हो जाता तो ये पैराग्राफ सिर्फ एनालिटिकल होता, बट एंड में ये क्या कह रहा है? ये होपफुल बन रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो ये आइडिया को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल एंड सपोर्टिव। अब स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। जब कोई पैसेज में राइटर अपने ही आइडिया को डाउट कर रहा हो, या फिर वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो जिसमें टर्म्स यूज़ हो हाउएवर, मे बी, समटाइम्स, नॉट सो श्योर, अनश्योर, एम्बिगुअस सी चीज़ें बात हो रही हो, जिसमें ये बताया जा रहा हो कि हो सकता है कि ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, बट हम श्योर नहीं हैं कि ये होगा या नहीं। मतलब कि सपोज़ वो कोई इनोवेशन के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा है इस मशीन से बहुत अच्छा खाना बन सकता है, इस मशीन में आपको सिर्फ रॉ मटेरियल डालना है और इससे खाना बन जाएगा, बट रिसर्चर्स आर नॉट श्योर कि न्यूट्रिशन वैल्यू सही रहेगी या नहीं। अभी लोगों पे टेस्ट नहीं हुआ है, लोग यूज़ टू नहीं हुए हैं ऐसी मशीन्स के, तो वो उनकी बॉडी कैसे अडाप्ट करेगी। तो वो चीज़ें बता भी रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वो खुद श्योर भी नहीं है अपने आइडिया को जो वो अपने पैसेज में बता रहा है, उसे हम कहते हैं डाउटफुल रहना, स्केप्टिकल रहना। जब ऐसी चीज़ यूज़ हो ना कि रिसर्च होगी, या फिर अभी श्योरिटी नहीं है, अभी आइडियाज़ पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो स्केप्टिकल टोन होती है। न्यूट्रल, अब अगर ये पैराग्राफ सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करके रुक जाता कि ये इसके पॉजिटिव है, ये इसके नेगेटिव है, ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव और सिंपल कंक्लूजन, तो ये क्या होता? एक न्यूट्रल पैसेज होता जिसमें दोनों चीज़ों की बात हुई है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया गया। और अगर इसी में लास्ट में वो अपने व्यूज़ डाल दे कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छे से हो सकती है, ये ऐसे है तो इसके बहुत अच्छे आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो सपोर्टिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है टर्म अग्रेसिव। अग्रेसिव क्या है? जब हॉस्टाइल लैंग्वेज यूज़ हो, रफ लैंग्वेज का यूज़ हो, फोर्सफुल हो कंटेंट, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो। जैसे कि आप आर्टिकल्स पढ़ना, जब CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था,
हम सब लोग रील्स देखने में बिज़ी थे, उस टाइम हमने आर्टिकल्स नहीं पढ़े, हम क्योंकि इस चीज़ से बहुत दूर जा चुके हैं। बट स्टेनो के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनका कोर सब्जेक्ट है इंग्लिश उनके लिए बहुत गेनिंग चीज़ है, मार्क्स गेनिंग है, सिलेक्शन गेनिंग है। तो रीडिंग हैबिट ज़रूर डेवलप करो। तो उस टाइम के न्यूज़पेपर के या कोई भी अगर आर्टिकल आप पढ़ोगे, अब तो आपको न्यूज़पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत ज़्यादा गुस्सा यूज़ किया गया है, उसमें बहुत ही डिसरिस्पेक्ट भी है कई जगह पे, और कई जगह जो टोन है वो बहुत ही गुस्से वाली है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए रेज है लोगों में, और वो अगर पैसेज की टोन में आ जाता है तो वो अग्रेसिव टोन हो जाती है। ठीक है, अभी हमारा आंसर क्या है? एनालिटिकल एंड सपोर्टिव ट्रांसपोर्टेशन के पैराग्राफ से रिलेटेड। मैं आपको सारे टोन्स बहुत अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी, क्योंकि स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, और साथ में टोन, पैसेज से रिलेटेड टोन का एक पूरा मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी, और फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, जब आपको किसी पैसेज में से सेंटेंसेस की फिगर ऑफ स्पीच पहचाननी होती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम से पहले, नहीं तो फ्री के नंबर छोड़ दोगे, क्योंकि ये टॉपिक की सिर्फ नॉलेज होनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस वगैरह नहीं चाहिए होती है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे रिविज़न के उसमें लाऊंगी, उनको ज़रूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, द फूड इज़ डैश गुड। फूड क्या हर साल में एक बार गुड होता है? एनुअली नहीं। एक्सट्रीमली गुड, बोल्डली गुड कुछ नहीं होता। कॉशियसली गुड, कॉशियस होता है ध्यान रखना, तो यहाँ पे आएगा एक्सट्रीमली गुड। सिंपल क्वेश्चन, एडवर्ब भरना था, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ स्पीच, वी स्पेंट एन डैश डे एट स्कूल येस्टरडे। हमने कैसा दिन स्पेंड किया? जब भी कैसा का आंसर होगा, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा। अब इसमें से ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये नाउन है, एन्जॉयबल डे। ओके, नेक्स्ट, शी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। एरर ढूंढना है, अराइव्ड एट द ऑफिस होना चाहिए, ये एरर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉर। अब इसमें एरर है, ज़बरदस्ती है। अगर हम इसे ग्रामेटिकली देखें तो ये एक्सेप्टेड माना जाएगा, बट क्योंकि एरर है तो इस इनसाइड को चेंज करेंगे इन में। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। एक वर्ड होता है इनटू, एक वर्ड होता है इन। जब चेंज ऑफ प्लेस दिखाते हैं तो हम इनटू यूज़ करते हैं, जब सिर्फ पोजीशन बतानी होती है तो इन यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन है ये टॉपिक, द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल। अब मैंने इनटू क्यों यूज़ किया? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हुई है। पहले वो क्या था? वेल से बाहर था, अब वो वेल के अंदर है, तो जम्प्ड इनटू द वेल, चेंज हुई है पोजीशन। और अगर मैं अब यही बोलूँ कि अब ये कूद गया है, तो द लायन इज़ इन द वेल। जब हम 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में नया नया प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब हमारी टीचर एक्सप्लेन करती है ये, और ऐसा ही इसी लाइन पे बेस्ड है इनसाइड और इन का टॉपिक। इन डेप्थ कोर टॉपिक कह सकते हैं ऐसे, कोर इन द सेंस कि जिसने बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ी हो, जिसने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ी हो। ये चीज़ हो सकता है कोई टीचर आपको ना एक्सप्लेन कर पाए, ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट कुछ चीज़ें जो हमारा बेस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं एक का भी पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें मैं बेस से काम करूँगी, बट अभी बेस का टाइम नहीं है, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो हम एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। इनसाइड, अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे बोलूँ, आई केप्ट द कीज़ इनसाइड द ड्रॉर, मतलब वो मेरे पास थी, फिर मैंने उनको ड्रॉर में डाल दिया। अब द कीज़ आर इनसाइड, द कीज़ आर इन द ड्रॉर, तो चेंज ऑफ प्लेस नहीं दिख रहा है, अभी वो कीज़ उसके अंदर है, मैंने वो कीज़ उसके अंदर रख दी।
ठीक है, ये फ़र्क है। तो इनटू और इन का फ़र्क, और इनसाइड और इन का फ़र्क, और ऐसे ही आउटसाइड और आउट का फ़र्क भी होगा, जो आप खुद फिगर आउट कर पाओगे जब सेंटेंस आएगा। तो अब आपको ये टॉपिक समझ आ गया। चेंज ऑफ प्लेस में इनसाइड, इनटू, आउटसाइड ऐसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, एरर है इनसाइड, इसको चेंज होना चाहिए इन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून? ऑब्वियसली रेन की बात हो रही है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, और जो बाकी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग वो भी तो ज़रूरी है। देखो, ये वाली रीन होती है घोड़े की जो लगाम होती है, उसको कहते हैं REIN, रीन, ठीक है। ये कोई भी वर्ड ही नहीं है, ये वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट है। और ये होता है रूलिंग पीरियड, मतलब किसी राजा का या फिर किसी राजा के लिए यूज़ होता है जनरली, उसके लिए यूज़ नहीं होता, क्या कहते हैं, इलेक्शंस में यूज़ नहीं होता। अगर किसी किंग या क्वीन का रूलिंग पीरियड, ठीक है, दैट इज़ उनका शासन काल उनका, ठीक है, रूलिंग पीरियड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये। आइडेंटिफाई द एरर। ही हैज़ सॉ द मूवी 3 times ऑलरेडी। हैज़ के साथ V3 आता है, V2 बिल्कुल नहीं आता है, तो ये गलत है, C आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी टाइड द बेल्ट टाइटली अराउंड हर वेस्ट। ये कौन सा वेस्ट है? कूड़ा, डंप। ये कौन सा है? ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट वाली, और ये कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश का। आगे, मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ को सीक्वेंस में अरेंज करना है। बिल्कुल सिंपल, पॉज करके देखो, और 5 सेकेंड से ज़्यादा कोई नहीं लगाएगा इस क्वेश्चन में। अब इसको देखो, ही हैज़ इंस्पायर्ड, ही इन द ईयर 2002 ही बिकेम, मतलब कि कोई पहला रेफरेंस होगा, किसी के बारे में बात हो रही है, मैंने पढ़ा भी नहीं है किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट सेंटेंस। अब फोर्थ जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे फर्स्ट है। मैं यहाँ पे आपको अभी इस टाइम जब मैं ये आपको पेपर करा रही हूँ आपके एग्ज़ाम शुरू होने से 10 दिन पहले, तो मेरा ये एजेंडा नहीं है कि मैं बहुत कोर कॉन्सेप्ट में जाऊँ या आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूँ। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रही हूँ, बट उससे भी ज़्यादा 10 दिन पहले एग्ज़ाम की ज़रूरत है कि आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की ट्रिक्स सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। और अब इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगी 7 अगस्त की शिफ्ट 2, और शिफ्ट 1 जो है आप खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे, और आप मुझे खुद बताएंगे कि आपने मेरी वाली ट्रिक्स लगाई, आपने 2 पेपर्स मेरे साथ सॉल्व किए, तीसरा पेपर आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि क्या वो ट्रिक्स एप्लीकेबल थी। मेरी वीडियो आने से पहले कोशिश करना कि आप शिफ्ट 1, 7 अगस्त की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 सॉल्व करके रखें, और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या मेरी ट्रिक्स आपके लिए वैल्यूएबल थी, क्या ये जो 2 पेपर्स में आपने सीखा आप उनको दूसरे पेपर्स में अप्लाई कर पाए। वो मुझे सिखाना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं हमारी फील्ड में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील्ड में, जिन्होंने खुद कभी रियल एग्ज़ाम टाइम को फेस ही नहीं किया है, उन्होंने एग्ज़ाम दिए ही नहीं है, एग्ज़ाम निकाले ही नहीं हैं, चाहे वो बहुत बड़े रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, बट वो टीचर्स हैं, वो एस्पिरेंट्स की तरह सोच नहीं पाते हैं, वो इन डेप्थ चले जाते हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं। उनके बेसिक नॉलेज के बिना एग्ज़ाम क्रैक करना मैं मानती हूँ कि ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रियल एग्ज़ाम टाइम को फेस करा हुआ इंसान अगर आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है तो आप उसकी बात भी ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट अपनी जगह है और रियल एग्ज़ाम टाइम प्रेशर जो है वो अपनी जगह है। उसको कैसे फेस करना है मैं वो लेके आई हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैंने ये सब रिसेंटली फेस किया है। ओवर द इयर्स मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, तो वही एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों से बहुत लोग जो हैं वो इम्प्रूव करें, या फिर मैंने जो सही किया है वो भी मैं बताना चाहती हूँ। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है वैसे और भी लोग इस चीज़ को यूज़ करके अपना गोल जो है उसे अचीव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ PQRS. अब इसको देखते हैं. It cut off the oxygen and prevented the usual decay caused by air, moisture and bacteria. It से start नहीं होगा, वन वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो. The excavation of Pompeii provided a remarkably well preserved glimpse into life in ancient Rome. ये पॉसिबिलिटी है. When the eruption occurred, मतलब पहले कुछ हुआ था, तो when से तो कभी स्टार्ट नहीं होता है. 3 वाला भी हटा दो. Unlike other ruins, Pompeii remained frozen in time due to Mount Vesuvius' sudden eruption. अब देखो इस क्वेश्चन में अनलाइक अदर रूइंस मतलब कि यहाँ भी कुछ पहले रेफरेंस होनी चाहिए. अनलाइक से कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो हम जाएंगे यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ. 2 हमारी सूटेबल स्टार्ट लग रही है. सिर्फ स्टार्ट से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं. ओके, अगेन फिर से ये क्वेश्चन है हमारे पास PQRS का. अब देखो इसमें हमें पता है हमारी स्टार्ट फिक्स है 1. ठीक है, तो फ्रैंकलिन हाइपोथेसाइज्ड दैट लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ठीक है, उसने ये थ्योरी लिखी. अब क्या हुआ, उसको ये थ्योरी को क्या करना था, एक्सप्लेन करना था. उसको इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना था. ये वाला लॉजिक है. ही वांटेड टू प्रूव दिस. ये जो इसने थ्योरी लिखी उसको ये दिस जो है इस थ्योरी के लिए यूज़ हुआ है. बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू कैप्चर द इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म. ओके, अब उसने वो कैसे किया. फ्रैंकलिन फ्लू अ काइट मेड ऑफ सिल्क स्ट्रिंग एंड अटैच्ड मेटल की टू इट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. अब अ स्टॉर्म हुआ. अब देखो मैं आपको कीज़ भी बता रही हूँ. पहले स्टॉर्म को रेफ़र किया है कि एक स्टॉर्म आया, फिर इस स्टॉर्म के बारे में ही बात हुई है. तो हमने जब एक ही चीज़ के बारे में ओके जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल ध्यान से सुनो. आई सॉ अ बॉय इन द पार्क. मैंने पार्क में एक लड़के को देखा. द बॉय वॉज क्राइंग. वो लड़का रो रहा था. अब पहले अ बॉय लगाया फिर द बॉय लगाया. क्यों? क्योंकि मैंने एक लड़के को देखा. अब मैं उसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रही हूँ. ठीक है, इसलिए द. ऐसे ही इसको कनेक्ट कर पाए हो आप इससे. क्यों? 2 क्या कहते हैं 2 के बाद ही 4 क्यों आया है? क्योंकि ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, फिर उस पर्टिकुलर स्टॉर्म की बात हुई है एज द स्टॉर्म. ठीक है, तो कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश किया करो. अभी तो ये सिंपल है, बट ये जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई है ना, आपको बहुत यूज़फुल रहने वाली है जब आप क्या कहते हैं लंबे क्वेश्चंस आएंगे और आप मीनिंग इतना इन्फर नहीं कर पाएंगे. तो ये पेयरिंग बहुत काम आएगी. तो यहाँ पे हमने 2 और 4 को पेयर किया. 1 3 2 4 हमारा आंसर बन गया. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यहाँ पे मुझे वर्ड दिख रहा है फेमिनिज़म बार बार. ठीक है, अब तो मतलब फेमिनिज़म के बारे में बात हो रही है. अब कौन सा हमारा स्टार्ट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ये देख लेते हैं. फेमिनिज्म began as a fight for women's suffrage and then expanded to include social discrimination और reproductive rights. ठीक है, ये possibility है. ओके, nevertheless the movement received significant support. अब the movement मतलब पहले movement को रेफ़र किया होगा और वर्ड भी आ रहा है nevertheless से स्टार्टिंग नहीं होगी, एलिमिनेट कर दो. Conservatives viewed the feminist movement as threatening to families with fears. ठीक है, तो इन्होंने feminist movement के बारे में बात की है. अब the evolution of feminism has been a transformative journey reflecting changing societal attitudes and struggles for gender equality. तो ये हमने पॉसिबल निकाले हैं 3. अब देखो, अब यहाँ पे द फेमिनिस्ट मूवमेंट रेफ़र हुआ है, मतलब पहले मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी होगी ज़रूर से ज़रूर. तो हम 3 वाला भी एलिमिनेट कर देंगे, जो अभी हम पीछे अ और द का कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं उसके बेसिस पे. अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा जो है 1 4 में क्या होना चाहिए और उसके आगे क्या बनना चाहिए. द एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव journey reflecting changing societal attitudes and the struggle for gender equality.
ठीक है। बट यहाँ पे फेमिनिज्म के एवोल्यूशन की बात हो रही है। एक बार फर्स्ट पढ़ते हैं। फेमिनिज्म बिगैन एज अ फाइट फॉर वुमेन सफरेज, मतलब यहाँ पे उसकी बिगिनिंग की बात हो रही है। एक तरह से ये एक इंट्रो है और ये उसका फर्दर इवोल्यूशन है। तो विच वन शुड बी द स्टार्टिंग? ऑब्वियसली वन से हमें स्टार्ट करना चाहिए। फेमिनिज्म कैसे बिगिन हुआ, फिर इस मूवमेंट को कंजर्वेटिव्स ने कैसे देखा। अब देखो पेयरिंग भी है यहाँ पे। कंजर्वेटिव्स ने इसको देखा कि वो फैमिली वैल्यूज़ को ख़राब करेगा, फियर लाएगा। फिर वो फेमिनिज्म इवॉल्व हुआ और फिर वो मूवमेंट फाइनली नेवरदलेस, मोर ओवर, हाउएवर, और ये सब जनरली कंक्लूजन या फिर टूवर्ड्स द एंड वाले सेंटेंसेस में आते हैं। तो नेवरदलेस से ये ख़त्म हो गया। पर ये कोई थंब रूल नहीं है कि नेवरदलेस, हाउएवर, मोर ओवर देख के आप उसको लास्ट में डाल दो, नहीं। कई बार बीच में भी आता है, बट जनरली टूवर्ड्स द एंड, मतलब थर्ड या फोर्थ सेंटेंस हो सकता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से PQRS का क्वेश्चन। ओके, ऐसे लग रहा है PQRS की ही क्लास चल रही है। ये D को मैं ढंग से लिख देती हूँ, 1 3 4 2। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडवांसमेंट इन साइंस, okay, the advancement in science led by figures like Galileo, Descartes, Copernicus also questioned its establishment. Its मिल गया, स्टार्टिंग नहीं होगी ये, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। इट एनकरेज द ग्रोथ, कौन इट भाई, हमें नहीं पता, इट 2 को हटा दो। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, फर्दर, ये वर्ड है ना फर्दर, मतलब कि किसी चीज़ की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी गिवन है। तो दिस शिफ्ट फर्दर एक्सेलरेटेड दिस शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट हमें नहीं पता, एलिमिनेट। ऑटोमेटिकली हो गया कि यहाँ से स्टार्ट होगा। द रेनेसां अशर्ड इन अ न्यू एरा दैट क्वेश्चन द मोनोपोली ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च एंड नॉलेज ऑन नॉलेज एंड सुपीरियर स्पिरिचुअल गाइडेंस। ओके, अब देखो ये कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया। PQRS को ऐसे हवा बना रखा है लोगों ने, इसमें दिमाग लगाया करो और थोड़ा सा, थोड़ी सी स्किल्स, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का क्या मीनिंग होता है? ऑब्लिटरेट का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हमारा सिनोनिम है। रिलेटेड हम ज़रूर देखते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं, तो हम इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखेंगे। ऑब्लिटरेट से रिलेटेड है डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट, एक्सटर्मिनेट, इरेज, अबॉलिश। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स हैं ऑपोजिट, क्रिएट, कंजर्व, बिल्ड, रिवाइव। रिवाइव भी लिख सकते हैं, रिस्टोर भी ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? बाइट द बुलेट होता है कि आप बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ को फेस करो। ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द क्लास, नाउ ही इज़ अनेबल टू डू द असाइनमेंट, ही हैड टू बाइट द बुलेट। ये बहुत ही सिंपल है, ये ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है बाइट द बुलेट की। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, स्पीक विदाउट थिंकिंग से रिलेटेड ना 2 ईडियम्स होते हैं, जैसे स्पीक ऑफ द कफ, कुछ भी बोलना, और एक और होता है टॉक बिफोर वन थिंग्स, बोलने से पहले सोचना नहीं। ये ज़रूरी है। सीक्रेट से रिलेटेड स्पिल द बीन्स, और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, और ब्लो द विसल। ठीक है,
ब्लो द विसल, जैसे विसल ब्लोअर्स होते हैं ना जो कि सच्चाई बता देते हैं वो। अब बोल्ड प्लान में एक सिंपल सा है थिंक बिग, कहते हैं ना थिंक बिग, ठीक है। या फिर टेक द प्लंज, डुबकी मार दो, कूद जाओ पानी में, बना लो ये प्लान, इस पे काम करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, काफ़ी डिप्लोमेटिक सा क्वेश्चन है ये। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो हिंजेस ऑफ साइलेंस का मतलब है कि जैसे दरवाज़ा जब खुलता है बंद होता है, अगर उसको ऑयलिंग नहीं होती है तो आवाज़ करता है ना, तो वैसे ही टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस मतलब कि किसी को पैसे देना कि वो चुप है ना तो चुप ही रहे, ठीक है। टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। अच्छा, और स्पीक डिप्लोमेटिक के लिए अगर कोई डिप्लोमेटिक बोल रहा है सोच समझ के, तो इसको बोलेंगे टू वॉक ऑन एग शेल्स, सोच समझ के बोलना बहुत ही टेंस सिचुएशन में। और एक और है ट्रेड केयरफुली। अब टू प्रिवेंट सीक्रेट्स फ्रॉम बीइंग एक्सपोर्ट, एक तो होगा होल्ड वंस टंग, मतलब बोलना नहीं है, बताना नहीं है। और कीप अंडर रैप, और कीप लिड ऑन समथिंग, जैसे कि कुछ बन रहा है तो वो ना दिखे तो लिड ऑन समथिंग, ठीक है। ओके, इसके ब्रेक अनकंफर्टेबल साइलेंस, ब्रेक द आइस, बात करना शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन द मेडिकेशन। अब आई को किस में, यू में कर देंगे, वेदर क्वेश्चन में हो जाएगा कि डिड यू, तो ही आस्क्ड को सेड करेंगे, ही सेड डिड यू टेक द मेडिकेशंस, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन। दे सेड दैट दे हैव ऑलरेडी completed their homework, they said we have already completed our homework, simple question. Next, he told that when they had reached the station the train had already left. He said when we reached the station the train had already left, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला, रोशन सेज आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पे, तो सेज दैट हो जाएगा, आई को क्या कर देंगे ही, और फिर आंसर क्या बनेगा हमारा, रोशन सेज दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रूल से थरो रहना है। राजेश सेज टू मालिनी वी डिड नॉट लाइक द डांस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर करेंगे, इस ऑप्शन को हटा दो। सेज टू है तो टेल्स होगा, इस ऑप्शन को भी हटा दो। राजेश टेल्स मालिनी दैट दे डिड नॉट लाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे सेड दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, दे सेड, अब यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस में टोल्ड है, वैसे तो हम क्या कहते हैं, सेड को चेंज करते हैं सेड दैट में, और सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, बट हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो दे टोल्ड दे हैड अ वेरी गुड हैबिट। अच्छा, मैं जब पढ़ती थी, जब मैं स्कूल में थी, जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे हम, तो मैं ये हैड में बहुत कंफ्यूज होती थी कि दो, हमें कैसे पता चलेगा दो हैड आएंगे, ये तो बड़ा अजीब सेंटेंस है जिसमें दो हैड आ रहे हैं। तो एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हैड ही है मेन वर्ब, और एक हैड मैंने जो इससे पहले लगाया है वो कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब का है, ठीक है। नेक्स्ट, रश्मि सेड टू रेशमा महिमा वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वॉज कॉल्ड बाय हर मदर। रश्मि टोल्ड रेशमा दैट महिमा हैड बीन डांसिंग। अब ये क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, किस में चेंज कर दूंगी मैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
मैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये याद रखती हूँ कि जब दूसरे बंदे को बताते हैं तो 1 स्टेप अहेड, एक टेंस से अगले टेंस में चले जाते हैं, बहुत जगह काम आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। द एडवोकेट सेड टू हिज क्लाइंट, डिड यू रियली सी दैट देयर वर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट वॉज अबाउट टू रेन व्हेन द कार स्किडेड हिटिंग द लैम्प पोस्ट। द एडवोकेट, अब ये देखो क्वेश्चन है ना, तो आस्क्ड हो जाएगा। सेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका, द एडवोकेट आस्क्ड हिज क्लाइंट वेदर ही हैड रियली सीन। ओके, ये हमारा आंसर है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द लेबरर सेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, डिड यू आस्क द मैनेजर where we are going to when we are going to receive our remuneration that has been pending for the last 3 months. The laborers asked the contractor if he had asked. Did you को if में या फिर whether में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेल्ड इनकरेक्टली, इनकरेक्ट वाला सेंटेंस निकालना है। द न्यू हाइब्रिड मॉडल एकदम करेक्ट है। Therapist used hypnosis to help. It's important to maintain hygienic practices to prevent illness. एक मिनट, हाइजीनिक की क्या स्पेलिंग होती है? हाइजीनिक की ये स्पेलिंग होती है। ओके, नेक्स्ट, द मैनेजर विल अप्रूव द एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। द शेफ विल प्रिपेयर द मील बाय नून। द मील will be prepared, ये शेफ लास्ट में चला जाएगा ना, will be prepared by the chef by noon. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे, the letters were delivered by the postman. The postman delivered the letters. सिंपल। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। The hall is being decorated by the staff. Is being is आंसर हो गया। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग इज रीडिंग बुक्स फिक्शन। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करोगे। सारे ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इज रीडिंग से स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, ये एक फ्रैगमेंट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है। हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं ही या शी लिखा है शुरू में, तो ही शी इज रीडिंग। अब आगे कैसे कनेक्ट करोगे, और कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग फिक्शन बुक्स, तो BADC हमारा आंसर हो गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल का क्या मतलब होता है? पिनेकल का मतलब होता है चोटी, पीक होता है पिनेकल का मतलब, तो ये हमारा आंसर है। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी ज़रूरी हैं। पीक, और ये होता क्या, हाईएस्ट पॉइंट होता है। ये क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। और क्या कह सकते हैं, समिट, जैसे माउंटेन की समिट होती है ना, और जेनिथ कह सकते हैं, और अपेक्स कह सकते हैं। एंटोनिम में क्या कहेंगे, नादर और डेप्थ। नादर मतलब लोएस्ट पॉइंट होता है, नादर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट होता है नादर। ओके, नेक्स्ट, नादर पेपर में देखा गया है CGL के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, ओके, अब फिर से अरेंज करना है। द मैनेजर से स्टार्ट हो सकता है, डी मेजॉरिटी में भी है। द मैनेजर आस्क्ड हिम टू सबमिट द रिपोर्ट, तो DBAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था ये तो बहुत। सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का क्या मतलब होता है, अवेयर होता है, जो ध्यान से देखता है, वॉचफुल। ठीक है, तो ये हो गया अवेयर, अलर्ट। और सिनोनिम और एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। सिनोनिम हो गए हमारे केयरफुल, अलर्ट, ऑब्जर्वेंट,
और एंटोनिम्स हो गए इनअटेंटिव, जो ध्यान ना दे, हेडलेस, नेग्लिजेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। बहुत सिंपल है, एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्टली। अब इतने सिंपल क्वेश्चंस में डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैकोफनी। कैकोफनी क्या होती है? लाउड कंफ्यूजिंग नॉइस, ठीक है, जिसको हम डिस्कॉर्ड कह सकते हैं। अब हार्मनी, साइलेंस और ऑर्डर, ये इसके एंटोनिम्स हैं। तो एंटोनिम्स कौन से हो गए? हार्मनी, साइलेंस, पीस, ये हो गए इसके ऑपोजिट्स। और क्या हो सकता है? जैसे डिस्कॉर्ड होता है उसका ऑपोजिट होता है कॉनकॉर्ड, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स ये हो गए एंटोनिम्स। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिस्कॉर्ड, रैकेट और नॉइस, और डिन भी होता है। डिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का क्या मीनिंग है? ऑब्सिक्वस का मीनिंग है क्या? जो बहुत ज़्यादा ईगर हो दूसरों को प्लीज़ करने के लिए। तो ईगर टू प्लीज़ पीपल, जो दूसरों की बात जल्दी से मान ले, उनसे अच्छे से बिहेव करे, तो ये हो गया हमारा सबमिसिव। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं हम जल्दी से। सबमिसिव, सर्वाइल, फ्लैटरिंग, और एक और वर्ड होता है साइकोफेंट। एंटोनिम्स क्या होंगे? जो किसी की नहीं सुनता, डेफिएंट, अग्रेसिव, प्राउड, ये 3 हो गए। और साथ में होगा अनयील्डिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंड। कमेंड क्या होता है? किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रेज़ करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा किसी के लिए नेगेटिव बोलना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज, ब्लेम, और क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने वाली हूँ। सेंश्योर, कैस्टिगेट, ये सब CGL के वर्ड्स हैं, आगे भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सेंश्योर और कास्टिगेट। रिब्यूक, ये इसके ऑपोजिट्स हैं। अब कमेंड के सिनोनिम्स क्या होते हैं? अपलॉड, प्रेज, ओके, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब आगे जनरली छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। चूज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड टैंजिबल। टैंजिबल का क्या मीनिंग होता है? टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू के देख सकें, जो हमारे लिए हमें दिख रहा हो। वैसे तो कोई भी कर लेगा बिना मीनिंग के भी। टैंजिबल का ऑपोजिट इनटैंजिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, द पुलिस लुक्ड डैश द मैटर। जब किसी मुद्दे के को बोल जाता है ना कि हम इस पे ध्यान देंगे, हम इसके बारे में देखेंगे, तो लुक्ड इनटू द मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ गुड। जब भी सब्जेक्ट्स की बात होगी तो एट आएगा, या किसी स्किल की बात होगी। ही इज़ गुड एट पेंटिंग, ही इज़ गुड एट डांसिंग, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स डाइड डैश देयर कंट्री। वो अपनी कंट्री के लिए जान दे देते हैं, फॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ तो फिक्स प्रपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिस हो गया ना, द बेगर वॉज ब्लाइंड। अब ये फिक्स प्रपोजिशन है, ब्लाइंड इन वन आई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का क्या मीनिंग होता है? एफ्लुएंट का मीनिंग होता है समवन हु इज़ रिच,
वेल्दी, तो यहाँ पर रिच, प्रॉस्पेरस, वेल्दी, ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए। ये हमारा एंटोनिम हो गया। जो गरीब है, एंटोनिम क्या है इसका? पुअर, नीडी, पेनीलेस, इसके पास कुछ नहीं है, और डिप्राइव्ड। और ये हैं हमारे एंटोनिम्स: प्रॉस्पेरस, वेल्दी, रिच, इन्फ्लुएंशियल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैग्नानिमस। मैग्नानिमस क्या होता है? जो इंसान बहुत ज़्यादा जेनरस होता है, फॉरगिविंग होता है, ठीक है, वो होता है मैग्नानिमस। अब जेनरस और फॉरगिविंग आ गया, ठीक है। नोबेल भी सेम होता है, जो अच्छा इंसान होता है, तो हमारा आंसर हो गया पेटी। तो ये है हमारा एंटोनिम। और एंटोनिम्स देख लेते हैं। पेटी देख लिया हमने, इसके अलावा सेल्फिश है, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, और वेंजफुल है, जो क्रूअल है, जो, ठीक है। और ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। इसके अलावा दो बहुत इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसके, एग्ज़ाम वाले, बेनेवोलेंट, कभी मत भूलना, और एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक ये दोनों एग्ज़ाम में देखे गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन है। चैरिटेबल भी ऐड कर सकते हो इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल्जर लेट डाउन हिज लाइफ, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है इन डिफरेंट टेंस, फॉर द नेशन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है मिस्चीवियस की, ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग होती है। द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक, इसको ठीक करना है, एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू हिम, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला, ही सेड मी अ लाई। सेड मी सही होता है, लाई तो बताए जाते हैं ना, ही टोल्ड मी अ लाई होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डिनाइड टू हेल्प मी, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगी? ही डिनाइड हेल्पिंग मी, उसने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। नेक्स्ट, ही हैज़ मच वर्क्स टू फिनिश, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश। नेक्स्ट, द ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन बाय स्टॉर्म, इसमें आपको क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम ढूंढना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम क्या होगा? ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन बाय स्टॉर्म, स्टॉर्म का क्या मीनिंग होता है? हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब ये सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, क्या है इसका डिफरेंट मीनिंग? कि स्टॉर्म मतलब कि कुछ बर्बादी हो गई, तूफान आ गया किसी के घर में, मतलब किसी के घर में बहुत सारी दुख आ गए, बहुत परेशानियाँ आ गई, तो असॉल्ट, डैमेज, डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, डैमेज, डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, अभी हमने पढ़ा था ब्लाइंड इन वन आई करेक्ट होता है, ब्लाइंड इन फिक्स प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखो, एक ही शिफ्ट में एक ही जगह आपको एक कॉन्सेप्ट दो क्वेश्चन दो नंबर दे रहा है। शी सेड दैट शी विल गो टू मार्केट लेटर, तो इसको करेक्ट करना हो अगर हमें, तो हम क्या लिखेंगे? शी के साथ शैल तो नहीं लगाएंगे, कैन कुड भी नहीं लगाएंगे, विल को वुड कर देंगे, शी वुड गो टू मार्केट लेटर। अब वुड कब यूज़ होता है? वुड यूज़ होता है जब श्योरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं प्रेजेंट होती है। विल होता है श्योर इवेंट के लिए, शी विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, ठीक है। अब ये लेटर बोल रही है, ठीक है, लेटर कितना लेटर? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या अगले महीने, नहीं पता, लेटर कुछ सिंबलाइज नहीं कर रहा, उस केस में हम वुड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेटर होता है ग्रामेटिकली, इसका रीज़न है। आई एम नॉट यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क, आई एम नॉट यूज्ड टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब है एक्स्ट्रा एफर्ट।
तो वर्क हार्डर दैन एक्सपेक्टेड, हार्ड वर्क से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ईडियम नॉट वंस कप ऑफ टी मीन, मतलब कि जो कि किसी के, अच्छा, नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब कि जो किसी को भी पसंद ना हो, जो किसी के भी पसंद का काम ना हो, तो समथिंग डिसलाइक, जो किसी को पसंद ना हो। टेक टू टास्क, टेक टू टास्क मतलब किसी को डांटना, गुस्सा करना, तो स्कोल्डिंग। ओके, ये तीनों ऑपोजिट है। कॉन्ग्रेचुलेट, रिवॉर्ड, प्रेज वैसे भी कर सकते हो आप एलिमिनेट करके। वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, हमें क्या पता वो वन हिज है या हर है, तो यहाँ पे हिज प्रोमिसेस मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख़त्म होने वाले हैं बस। शी इज़ ओके, जूनियर दैन नहीं होता है, जूनियर टू होता है। मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगी आपको फिक्स प्रेपोजिशन की, ज़रूरी है वो, फिक्स प्रेपोजिशन के बहुत क्वेश्चन हैं। ब्लाइंड, इन वन आई, स्केयर्ड ऑफ, जूनियर टू, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो जूनियर दैन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स इज रिलायबल, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है। इसमें मैंने आपको हमेशा यही रूल बताया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखोगे वहाँ और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी नाइदर नॉर होगा ना, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ये ब्रदर्स है ना, इसलिए यहाँ पे आर आना चाहिए, इज़ रिलायबल गलत है। अगर यहाँ पे होता ना नाइदर हिज ब्रदर्स नॉर राम, अगर यहाँ राम आ जाता तो इज़ करेक्ट हो जाता, क्योंकि हम नियरेस्ट सब्जेक्ट देखते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट में एस है, ठीक है। हमने लास्ट शिफ्ट में भी किया था ना प्रिंसिपल टीचर वाला क्वेश्चन, तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। शी इज़ मोर स्मार्टर दैन हर सिस्टर, मोर भी लगा रही है, स्मार्टर भी लगा रही है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डबलिंग ऑफ एफर्ट नहीं करनी है, या तो मोर स्मार्ट आएगा या स्मार्टर आएगा, और मोर स्मार्ट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास स्मार्ट की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। जब नहीं होती हैं तब मोर, मोस्ट यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे आना चाहिए शी इज़ स्मार्टर दैन हर सिस्टर, मोर स्मार्टर गलत है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। एरर कहाँ है? एरर है यहाँ, स्टार्टेड होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि स्टार्टेड क्यों होना चाहिए, मैं भी बताऊंगी आपको, पर आप बताना कि क्या आप मेरे एक्सप्लेन करने से पहले बता पाए, सोच पाए कि ये क्यों होना चाहिए। देखो, जब भी हाई टाइम जैसा वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि आपसे एक्सपेक्टेड था, वर्क शुड हैव बीन डन, मतलब आपको पहले ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। अब जो काम है वो ओवर ड्यू चल रहा है, वो काम पहले ही हो जाना चाहिए था। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, ये लेट चल रहा है। लेट होता है ना जब, तब हाई टाइम लगाते हैं, तो ये पहले ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग, हमेशा इसमें तो हाई टाइम के साथ हमेशा पास्ट टेंस लगाना, यही रूल है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिज़ायर्ड। स्टूडेंट्स, द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिज़ायर्ड। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है, पॉज करके पहले सॉल्व करके देखना, फिर मुझे आंसर बताना। द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिज़ायर्ड, यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे बात किस बारे में हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, फोकस है हमारा बिहेवियर, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स का बिहेवियर फोकस है। तो बिहेवियर तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, लीव्स होना चाहिए, ये गलती है यहाँ पे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अच्छा क्वेश्चन है ये, द बिहेवियर ऑफ दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की फोकस नहीं है। अगर स्टूडेंट्स फोकस होता तो लीव ही आता, बट बिहेवियर फोकस है, बिहेवियर इन स्टूडेंट्स का, तो लीव्स हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट है।
सो दैट्स इट। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आगे पूरी स्टेनो की सीरीज़ लेके आऊँगी, इम्पॉर्टेंट रिविज़न की भी चीज़ें कराऊँगी। CGL भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्री से पहले हम बहुत सारी शिफ्ट्स करेंगे, रियल टाइम एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी आप कोई भी डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और पिछली वीडियो भी ज़रूर देखना जिन्होंने नहीं देखी है। हमने आज सेकंड क्लास की है, अब हम नेक्स्ट में 7 अगस्त की शिफ्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।